दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो इस केस का या जो मेरा उद्देश्य है, इस केस को रिलेटेड या फिर और चीज़ों को रिलेटेड कि सच और न्याय को पहचानना, कि सच क्या है, न्याय क्या है। केवल उसी दृष्टि से इस केस को देखा जा रहा है। इस केस के अंदर जो मेन जो फर्स्ट एक्यूज है, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मैं बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि 2019 से लेकर 2024 तक एमपी रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इन्होंने नाथूराम गोडसे और गांधी जी के बारे में एक विवादित टिप्पणी करी थी। और साथ ही साथ जो हेमंत करकरे थे, जो एटीएस के ऑफिसर थे, जो कि शायद मुंबई में जो अटैक हुआ था उसमें शहीद हो गए थे, तो उनके बारे में भी इन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जो हुआ, उन्होंने जब ये बेल पे कोर्ट से बाहर आए थे, तो इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई थी वो एक दर्दनाक स्टोरी थी, जो कि यूट्यूब चैनल पर, आपके मीडिया अखबारों पर या सोशल मीडिया पर आपकी रखी हुई है। आप वहां से भी पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जब एटीएस के ऑफिसर के द्वारा या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था, तो इनको बेल्टों से मारा जाता था, पीटा जाता था। साथ में इनको अश्लील पिक्चर दिखाई जाती थी, मूवी दिखाई जाती थी, और इनको इंसिस्ट किया जाता था कि ये क्राइम को एक्सेप्ट करे कि इन्होंने ऐसा क्राइम किया है। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आरोप लगाए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, और एक न्यूज़पेपर की ये हेडलाइंस में ये चीजें मेंशन है। जो इसमें जो सेकंड जो आरोपी बनाए गए हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जो कि मिलिट्री में ऑफिसर थे। तो उनका जो मेन टास्क था वो क्या था, जो डॉक्टर नाइक, जाकिर नाइक है, या फिर आपका सिमी है, सिमी का मतलब आपका इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आईएसआई की एक्टिविटी पे नजर रखते थे। तो इनके पास एक सोर्स होता था इंफॉर्मेशन का, जो कि ये अपने सीनियर ऑफिसर को देते थे, और ताकि इनकी एक्टिविटी पे नजर रखी जा सके, ताकि ये कोई भी हमारे देश को हार्म ना कर पाए। तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक आरोप लगाया है। अभी मैं केस पे नहीं जा रहा हूं। रिसेंटली इन्होंने अभी आरोप लगाया है कि इनको हेमंत करकरे ने और परमवीर सिंह, जो कि एटीएस के कमिश्नर थे, और इनके खुद के जो सीनियर ऑफिसर थे, कर्नल श्रीवास्तव जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, तो उन तीनों ने कर्नल पुरोहित को इंसिस्ट किया था कि वो आरएसएस के टॉप लीडर का नाम ले, या विश्व हिंदू परिषद के टॉप लीडर का नाम ले, या योगी आदित्यनाथ का, जो कि उस समय एमपी थे यूपी से, उनका नाम ले। तो ये जो, और इनके ऊपर अभी मैं इनके पक्ष के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैं केस के इंसिडेंट के बारे में आऊंगा, केस में क्या क्या घटना घटी। तो ये कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अभी जो ये रिसेंटली एलिगेशन लगाए थे, आप ये न्यूज़पेपर में देख सकते हो, आप मीडिया में देख सकते हो। तो इन्होंने ये चीजें लगाई हुई हैं, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि कस्टडी के दौरान, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने मुझे कस्टडी में लिया हुआ था, तो सबसे जो पहला जो थप्पड़ मारा था वो श्रीवास्तव ने, जो कर्नल श्रीवास्तव जो कि रिटायर हो चुके हैं, इनके खुद के ऑफिसर ने इनको स्लैप किया था। और इन्होंने बार बार इनको इंसिस्ट किया था कि आप योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, या विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम लीजिए, या फिर आप आरएसएस के लोगों का नाम लीजिए जो टॉप लीडर है। अब आ जाते हैं इस केस के बारे में कि केस के अंदर क्या चीजें हैं। अब केस के अंदर क्या है, ये केस क्या है, 29/9/2008 को एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। और वो बॉम्ब जो एक्सप्लोजन होता है वो मालेगांव के अंदर होता है। मालेगांव क्या है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जो कि मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो ब्लास्ट हुआ था, वो जो एरिया था, वो एरिया था अंजुमन चौक से लेके भिक्खू चौक के बिटवीन का एरिया, जो कि एक स्कील ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपोजिट का ये एरिया था सारा का सारा। यहाँ पर जब ये एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, तो उस समय 6 लोग मारे गए थे, और 101 के आसपास लोग इंजर्ड हो गए थे। तो वहां की जो आजाद नगर पुलिस स्टेशन उसके नियर पड़ता है, उसकी जुरिडिक्शन पड़ती है, तो वहां पर जो आजाद पुलिस नगर स्टेशन के अंदर एक एफआईआर लॉन्च की गई। जो एफआईआर लॉन्च की गई थी वो पहले आईपीसी के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई थी, आईपीसी के अलग अलग धाराओं के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई थी। साथ के अंदर आर्म्स एक्ट लगाया गया था वहां पर, और साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट भी लगाया गया था। ये 3 एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में एफआईआर लॉन्च की गई थी।
लेकिन क्या हुआ, जब वहाँ पर क्राइम सीन पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और वहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट किए और वहाँ से जो क्राइम सीन से जो भी चीज़ें मिली, उनको फोरेंसिक लैब भेजा गया। जब फोरेंसिक लैब भेजा गया, तो वहाँ पर जो एंगल आया वो आरडीएक्स का एंगल आया और नाइट्रेट का एंगल आया। यानी कि यहाँ पर जो जो सब्सटेंस यूज़ किए गए थे वो आरडीएक्स यूज़ किया गया और नाइट्रेट यूज़ किया गया। जैसे ये जो 2 चीज़ें पिक्चर में आती हैं, तब इसकी जो जाँच है वो एटीएस जो वहाँ के नासिक डीएसपी को सौंप दी जाती है। अब एटीएस ने जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उस समय इसके अंदर जो 2 एक्ट और ऐड कर दिए गए। पहले जो एक्ट ऐड किए गए थे वो आईपीसी के अकॉर्डिंग किए गए थे, आर्म्स एक्ट लगाया गया था और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट लगाया गया था। उसके बाद यूएपी और मकोका का एक्ट भी लगा दिया गया। ये जो जो सेक्शन लगाए गए थे, वो मैं सेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो सेक्शन आईपीसी के लगाए गए उसमें जो मेन था, जैसे मर्डर करना, अटेम्प्ट टू मर्डर और 2 समुदाय के बीच में एक द्वेष पैदा करना और षड्यंत्र रचना, ये आईपीसी की धाराएं लगाई गई थी। और जो सेकंड जो आर्म्स एक्ट लगाया था, आर्म्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन लगाए गए थे कि इलीगल वेपन का यूज करना, तो वो सेक्शन लगाए गए थे। जो यूएपीए में लगाए गए, यूएपी का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो और आप इलीगल ढंग से आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और वो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को आप हार्म कर रहे हो, तब इस तरह के आपको सेक्शन लगाए जाते हैं। या फिर आप ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या इलीगल आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, तो इसलिए यूएपीए लगाया जाता है। और जो साथ में मकोका का सेक्शन कब लगाए जाते हैं, मकोका का मतलब क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो क्रिमिनल है और आप डेली बेसिस पे या आपकी जो हिस्ट्री है, मर्डर करते हो, आप एक्टिविटी रॉबरी करते हो, आप बड़े लेवल पे हर क्राइम वो करते हो, तब आपके अंदर ऐसी गैंगस्टर एक्ट और मकोका एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो पांचों जो जो और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का मतलब, क्योंकि वहां पर आरडीएक्स का यूज हुआ और आपका नाइट्रेट का यूज हुआ, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी, ये सेक्शन के अकॉर्डिंग इंक्वायरी स्टार्ट होगी और ये सेक्शन इंप्लीमेंट कर दी और एफआईआर इसके अकॉर्डिंग लॉस हो गई। जब ये सेक्शन ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया, जो वहां पर जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी वो फ्रीडम बाइक यूज हुई थी। वो जो बाइक का जो नंबर था MH 15 और 4572, जो इसका बाइक का जो नंबर था, वो जो आरसी थी यानी कि रजिस्टर जो किसके नाम पे थी, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे थी। तो यहाँ पर जो एटीएस को एक क्लू मिल गया कि जो बाइक थी, जो बाइक का जो नंबर प्लेट था, उसको जब ट्रेस किया गया तो पता लगा कि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम से है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2 या 3 दिन में या 10 दिन में उसी समय उसको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इनको कस्टडी में ले लिया गया। ठीक है। जब कस्टडी में लिया गया, तो कस्टडी के दौरान जब इन्हें वहां पर कोर्ट में, जैसे एटीएस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई, तो कोर्ट ने क्या किया, 31/7/2009 को स्पेशल कोर्ट ने सारे एक्यूज जो पर्सन बनाए गए थे, लगभग स्टार्टिंग में 12 एक्यूज पर्सन बनाए गए थे, तो उनको सभी को मकोका का जो ऑफेंस लगाया गया था, जो मकोका का एक्ट लगाया गया था, उससे डिस्चार्ज कर दिया कि मकोका का एक्ट नहीं लगेगा और ये जो केस है वो सिंपल जो ट्रांसफर कर दिया गया रेगुलर कोर्ट नासिक में, ये ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक सीन और आ गया। 2011 के अंदर हमारी जो आप देखोगे तो कांग्रेस की अलाइन गवर्नमेंट सेंटर में चल रही थी। वहां पर जो 1 अप्रैल 2011 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी किया, जहां पर 13/4/2011 को एनआईए ने एक केस रजिस्टर कर दिया। वही सेम केस रजिस्टर कर दिया कि अब इसकी इंक्वायरी एनआईए के द्वारा की जाएगी और एनआईए में जो केस नंबर है वो 5/2011, यानी कि पहले ये पुलिस के पास आया, पुलिस ने तीन तीन एक्ट के अकॉर्डिंग पहले लॉन्च की थी एफआईआर, फिर एटीएस के पास आया, एटीएस ने 5 एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इस केस के बारे में बताया, रिपोर्ट सबमिट की। फिर इसके 2011 के अंदर एनआईए के पास ये केस आ गया, तो एनआईए ने इसकी जांच स्टार्ट कर दी। इस केस के अंदर क्या हुआ, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 8 साल 8 महीने के बाद रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया, तो इसका जो सिंपल कोर्ट थी, जो सेशन कोर्ट थी, सेशन कोर्ट से तो इनकी बेल वहां से तो मिली नहीं इनको। फिर इन्होंने हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा इनको वहां से 8 साल 8 महीने के बाद इनको बेल मिल जाती है, वहां से विद कंडीशन बेल मिल जाती है। लेकिन जो कर्नल पुरोहित थे, कर्नल पुरोहित जो कर्नल पुरोहित थे, उनकी बेल को भी अप्लाई किया जाता है, लेकिन कर्नल पुरोहित की को बेल नहीं मिलती। और इसके अंदर एक चीज और आती है कि जो यूएपी एक्ट लगता है, तो उसके अंदर
कुछ एक चीज के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, एक सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, वो सेक्शन 43D सबसेक्शन 5, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 31/12/2008 को, जबकि जो इंसिडेंट हुआ था 29/9/2008 को। तो ये भी एक क्वेश्चन पुट अप किया गया कि वो जो अमेंडमेंट हुआ है वो इस केस पे कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। तो जो इनके शायद जो वकील थे, जहां तक मुझे याद है, कर्नल पुरोहित सिंह के जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट रखा था कि जो ये जो सेक्शन है 43D सबसेक्शन 5 है, जो कि लागू हुआ था 31/12/2008 को, जो कि इंसिडेंट हुआ था 29/9/2008 को, तो ये कैसे लागू हो सकता है। तो शायद हरीश साल्वे जी इनके थे, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे यही याद है कि मिस्टर हरीश साल्वे जी इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जो एटीएस ने जो इंक्वायरी की, देखो क्या अलग अलग एजेंसी के द्वारा जो इंक्वायरी की जाती है तो उसमें कंट्राडिक्शन कैसे आता है। जो एटीएस के द्वारा इंक्वायरी की गई तो उसमें जो मेन कल्प्रिट थे, ये सारे के सारे मेन कल्प्रिट बनाए गए, क्योंकि उन्होंने अपनी चालान पेश किया, रिपोर्ट पेश की कोर्ट के समक्ष। तो उसमें जो मेन कल्प्रिट थे, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर त्रिवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, तो ये सारे के सारे जो आरोपी बनाए गए, ये 7 जो मेन एक्यूज बनाए गए, इनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम किया गया। लेकिन जो एटीएस की इंक्वायरी थी, जो एनआईए की इंक्वायरी थी, उसमें कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन कैसे आया, एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मेन एक्यूज बना दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये आर्यवर्त एक इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और आर्यवर्त के नाम से जाना जाएगा, और जो मुस्लिम जिहाद को ये खत्म करना चाहते थे। तो और इन्होंने, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने साथियों के साथ भोपाल में अलग अलग जगह पर मीटिंग हेल्ड की है और एक षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत उनको यहाँ पर मेन कल्प्रिट बनाया गया था। और साथ में जो एटीएस ने ये कहा था कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे, उन्होंने आरडीएक्स जो लाने का काम है वो उनका था, वो जम्मू और कश्मीर से आरडीएक्स लेकर वो आए थे, और उन्होंने ही इस बाइक में क्या किया था, ये षड्यंत्र रचा था, बाइक के माध्यम से जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, तो इन्होंने ही षड्यंत्र रचा था। ये एटीएस की रिपोर्ट थी। जब एटीएस ने अपनी रिपोर्ट पूरी वहां पेश कर दी कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद जब एनआईए ने खुद के एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक किस्म से क्लीन चिट दे दी, क्योंकि साध्वी सिंह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जिसके बिहाफ पर इन 5 एक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या बनाया जा सके, दोषी या आरोपी बनाया जा सके। तो ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो चीजों को जो क्लीन चिट दी गई, वो एनआईए के द्वारा दी गई, जबकि एटीएस ने उनको नहीं दी थी। ठीक है। अब जो इस केस के अंदर जो अब चार्ज फ्रेम किए गए थे, जो अब कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था, जो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, चालान पेश किया था, उसके अंदर जो कोर्ट के अंदर इन 7 एक्यूज के अगेंस्ट क्या क्या हो गए, चार्ज फ्रेम कर दिए थे। और जब चार्ज फ्रेम कर दिए गए थे तो 323 विटनेस को एग्जामिन किया गया, 323 विटनेस को एग्जामिन किया गया। वहां पर कुछ ने हॉस्टाइल हो गए, कुछ ने अपने बयान बदल दिए, और ये सारा केस वही चल रहा था। अब हमारे पास जो अब की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो केस है, अब जो स्पेशल जज है ए के लाहौटी ने इन्हें 7 तो एक्यूज को नेक्स्ट डेट को अपीयर रहने के लिए कहा है, क्योंकि अब इसका वर्डिक्ट आने वाला है। जो नेक्स्ट डेट जो भी होगी उस पर इसका वर्डिक्ट आएगा, जो भी वर्डिक्ट रहेगा। तो यहां पर आपको मैंने ये बताया कि पहले इसकी जांच पुलिस के द्वारा की गई, फिर एटीएस के द्वारा जांच की गई, फिर एनआईए के द्वारा जांच की गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दे दी, जबकि एटीएस उसको मेन एक्यूज बना रही है। तो इन दोनों की जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कंट्राडिक्शन आ रही है, वहां पर कोर्ट का क्या डिसीजन होता है वो देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। पर इसके बाद भी आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हर संविधान के अकॉर्डिंग हर एग्रीव पार्टी को या हर एक्यूज पर्सन को एक राइट होता है कि जब उसे किसी भी निचली अदालत से कोई भी पनिशमेंट मिलती है, या कोई भी उसको सजा मिलती है, या पनिशमेंट मिलती है, या कोई भी जजमेंट आता है, तो उसके अगेंस्ट वो अपील दायर कर सकता है अपर कोर्ट के अंदर। जो अब सेशन कोर्ट से जो भी जजमेंट आएगा, या कुछ भी जो भी जजमेंट रहेगा, उसके खिलाफ जो भी एक्यूज पर्सन है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो यानी कि ये हमारा संविधान राइट देता है। इस केस के अंदर मैंने आपको मेन जो चीजें थी वो सारी की सारी बता दी हैं, और केस के अंदर जो चीजें थी कि सेक्शन जो लगाए गए थे वो गंभीर लगाए गए थे, और जो एक्ट लगाए गए थे वो गंभीर लगाए गए थे। इन सेक्शनों के अंदर बेल नहीं मिल सकती। आप चाहे उमर खालिद के केस को देख लीजिए,
जिसके ऊपर यूएपीए का एक्ट लग गया, तो वहाँ पर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक एक ऐसा कानून है, एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर हमारे देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी का मैटर आ जाता है। तो उस एंगल से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो कोर्ट होता है वो भी हर एंगल को बड़ी बारीकी से देखता है, और यहाँ पर बेल मिलना इसलिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये सारी की सारी केस के बारे में हमारी हिस्ट्री थी, और केस के बारे में हमने इसके बारे में आज पढ़ा कि केस के अंदर क्या क्या चीज़ें घटित थी। जो भी है ये केस के अंदर, ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है। आपका चालान जो कि एटीएस के द्वारा पेश किया गया है, या एनआई के द्वारा जो पेश किया गया है, या फिर जो आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, या फिर आपका जो भी सोर्स है, मीडिया का सोर्स है, तो वहाँ पर सभी जगह अपडेट है। मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री इस केस के बारे में बता दी है, और आपको इस केस के माध्यम से ये जरूर पता लगेगा कि जो ये सेक्शन होते हैं, जब ये सेक्शन लगते हैं तो एक इंसान को कैसे बेल नहीं मिल सकती, और एक आपको ये भी पता लगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैसे एक अपना कार्य करती है, और आपको ये भी पता लगा कैसे एक कोर्ट किसी भी एक्ट जो लगा रखा होता है, जिस एक्ट को जैसे यहाँ पर लगा रखा था, मकोका एक्ट लगा रखा था, कैसे डिस्चार्ज कर दिया सभी आरोपियों को इस एक्ट से, क्योंकि कोर्ट के पास वो पावर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए यही यही है था पूरा का पूरा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो केस हाईलाइटेड था, जो कि मालेगांव बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड था, जहां पर उनकी बाइक का यूज किया गया था, और जो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बाइक पिछले 1 या 1.5 साल से मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने ये भी बताया था, सारे उन्होंने अपने एविडेंस देने की कोशिश की थी, लेकिन यूएपीए के एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एविडेंस बाहर से नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट के समक्ष जो रिपोर्ट्स सबमिट की जाती है, जो एटीएस ने रिपोर्ट सबमिट की और एनआई ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसके भी यहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन लेना होता है। दोस्तों, आज के लिए यही केस था, और इसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।